आइए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण सहायता हेतु आवेदन फॉर्म जो है उसको कैसे भरना है। सबसे पहले कोर्स का नाम एवं वर्ष, तो जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको यहाँ पर लिखें। वर्ष में आप जो साल जिसमें आपके बच्चे ने एडमिशन ली है और जिस साल में बच्चा आपका उस कक्षा को पास करेगा, तो जैसे मान लीजिए इस साल आपके बच्चे ने 12th में एडमिशन ली है 2024 में, तो 2025 में वो उत्तीर्ण करेगा, पास करेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 2024 से 2025। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे छात्र एवं छात्रा का नाम, मजदूर के बच्चे का नाम जो कक्षा में पढ़ रहा है, पुरुष एवं महिला, आप इसको टिक करेंगे। नंबर 2 में आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आपका बच्चा पढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3 में जिस महीने में और जिस साल में आपके बच्चे ने एडमिशन ली है, मान लीजिए इस साल अप्रैल 2024 में एडमिशन ली है, तो आप लिखेंगे अप्रैल 2024। पॉइंट नंबर 4 में छात्र एवं छात्रा की आयु एवं जन्म तिथि। पॉइंट नंबर 5 में पिछली कक्षा जो भी बच्चे ने पास की है उसका डिटेल आप इसमें भरेंगे। मान लीजिए अभी आपके बच्चे ने 10th क्लास में एडमिशन ली है, तो यहाँ पर आप 9th क्लास की डिटेल जो है वो भरेंगे। तो परीक्षा का नाम 9th, संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम आप लिखेंगे। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहा है तो HP बोस। उसके बाद जिस राज्य का नाम आप यहाँ लिखेंगे जहाँ से बच्चे ने जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है, पास की है। और उसके बाद आप उत्तीर्ण करने का मास मतलब महीना, जिस महीने में बच्चे ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो मार्च 2024। पॉइंट नंबर 6 में कौन कौन से विषय बच्चे ने पिछली कक्षा में पढ़े थे, कितने अंक अर्जित किए थे और कुल कितने मार्क्स थे, उसके बेस पे, उसके आधार पर आप परसेंटेज कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क भाग में आवेदक का नाम, यहाँ पर मजदूर का नाम आएगा जिनके नाम पर कॉपी बनी हुई है, जिनका पंजीकरण बोर्ड में हो रखा है। ख भाग में कॉपी नंबर आप लिखेंगे। ग भाग में यदि अन्य कोई सदस्य आपके परिवार का बोर्ड में पंजीकृत है तो आप हाँ लिखेंगे, और पंजीकरण संख्या जो कॉपी नंबर है उनका वो भी यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे और पंजीकरण संख्या को खाली छोड़ देंगे। घ भाग में जब भी आपने फ़ीस जो है जमा की थी 10 रुपये की फ़ीस पंजीकरण करने के लिए, वो डेट, तो मान लीजिए आपने 25 अगस्त 2022 को वो फ़ीस जमा की थी, तो आप यहाँ लिखेंगे 25 अगस्त 2022। यह भाग में अंतिम अभिदान देने की तारीख, तो जो डेट आपने घ भाग में लिखी है उसमें आप 3 साल जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 10 रुपये की फ़ीस 3 साल के लिए मान्य रहती है। तो यहाँ पर आएगा 24 अगस्त 2025। च भाग में उसके फर्स्ट पॉइंट में आप पूरा पता, पिन कोड, पंचायत और ब्लॉक सहित लिखेंगे। और सेकंड पॉइंट में भी पत्राचार का पता अगर सेम एक जैसा है तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर अलग है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 6 भाग में यहाँ पर आपने जो है घ और ञ भाग में जो आपने डेट्स लिखी हुई हैं, तो जो तारीख लिखी हुई है 25 अगस्त 2022 और 24 अगस्त 2025, उस डेट को आप यहाँ, उस तारीख को आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने रिन्यूअल करा लिया है तो आप उन डेट्स को जो है भाग 2 जो आपकी कॉपी है जो आपको मिली हुई है पंजीकरण के बाद, उससे आप ये डेट जो है लिख सकते हैं, दोनों तारीखें यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जिसमें जो है आवेदक जो मजदूर है वो अपने बैंक खाते से जुड़े हुए मोबाइल नंबर को लिखेगा। पॉइंट नंबर 9 में बैंक खाता नंबर। पॉइंट नंबर 10 में जहाँ जो बैंक जिसमें मजदूर का खाता है और IFSC कोड, ये डिटेल आप अपनी पासबुक से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में आधार नंबर लिखें। उसके नीचे बाईं तरफ तारीख में आप तारीख मेंशन या लिख सकते हैं, और दाईं तरफ मजदूर जो है अपने हस्ताक्षर कर सकता है। इसके बाद अगले भाग में छात्र के माता पिता का शपथ पत्र, उसमें कुछ डिटेल, उसके में जो कुछ ब्यौरा है वो मजदूर को देना पड़ेगा। मैं मज़दूर का नाम, जो भी मज़दूर का नाम जो हमारे पास बोर्ड के पास पंजीकृत है वो अपना नाम लिखें। पुत्र अथवा पुत्री श्री, तो अपने माता या पिता का नाम, तो मज़दूर अपने माता या पिता का नाम यहाँ लिखेगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो खाली जगह है उसमें अपना पता लिखेंगे। नीचे पॉइंट नंबर 1 में मैं
ये जो डेट यहाँ लिखी हुई है ये है प्रथम अभिदान देने की तारीख। तो जो आपने पिछले पेज में घ भाग में लिखा हुआ था वो डेट आप यहाँ पे मेंशन लिख सकते हैं। से पंजीकरण संख्या, तो यहाँ पर आप कॉपी नंबर अपना लिखेंगे, सहित बोर्ड का सदस्य हूँ। और अगला जो रिक्त स्थान है इसमें आपकी अंतिम अभिदान देने की तारीख आएगी। तो जैसे यहाँ भाग में जैसे हमने पहले भी देखा तो 24 अगस्त 2025 वो डेट आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉपी रिन्यू हो चुकी है तो आप जो है वो डिटेल भी भाग 2 जैसे पहले बताया गया है वहाँ से देख के लिख सकते हैं। नीचे आकर स्थान और तारीख लिखें बाईं तरफ। दाईं तरफ जो है हस्ताक्षर मजदूर अपने कर सकता है। इसके नीचे जो भाग है उसमें जो प्रिंसिपल या मुखिया जो संस्था जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है वो इसको सत्यापित करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले मैं संस्था का नाम, जैसे आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम। उसके बाद अगले रिक्त स्थान में अगले खाली जगह में बच्चे का नाम, फिर वर्ष जो हमने पहले पिछले पेज में लिखा था 2024-25, जिस साल आपका बच्चा उत्तीर्ण करेगा, पास करेगा उस कक्षा को, में कक्षा जिस भी कक्षा में जो है छात्र पढ़ रहा है, और नीचे रिक्त स्थान में और जिस भी बोर्ड से जो है आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई स्कूल अगर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है तो उसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। नीचे स्थान एवं तारीख बाईं तरफ, और दाईं तरफ जो है प्रिंसिपल या मुखिया जो है, हेडमास्टर जो है या उस संस्था के मुखिया जो है अपना हस्ताक्षर मोहर लगाएंगे। नीचे वाला सेक्शन या भाग जो है आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑफिस वर्क के लिए है। इसके अलावा अपने ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी मजदूर का जो है किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ रहा है तो उनको उस स्कूल, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी को कहाँ से मान्यता प्राप्त है उसका एक प्रमाण पत्र जो है इस फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। इसके अलावा जो और ज़रूरी दस्तावेज जो फॉर्म के साथ मज़दूर को जमा करने पड़ेंगे वो हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार नकल, बैंक अकाउंट की कॉपी। तो ये सारे दस्तावेज आप इस फॉर्म के साथ ऑफिस में जमा कर सकते हैं और इस तरह से इस फॉर्म को जो है अपने आप खुद जो है घर बैठे भर सकते हैं। बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक सैंपल भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं। इसको देख के आप इसी तरह अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की पुस्तिका देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मजदूर किस किस तरह के कार्य कर सकता है और मजदूर अपना पंजीकरण कैसे करवा सकता है, और जो बोर्ड के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं जो मजदूरों के लिए, उनके परिवार के लिए जो चलाई गई हैं उनको यहाँ से पढ़ सकता है। बाकी जानकारी के लिए आप श्रम कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।